everyone, hope you all are doing good in your studies। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट BFUHS स्टाफ नर्स स्पेशल MCQ क्लासेस। तो ये एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको BFUHS में देखने को मिलते हैं। मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस करा चुकी हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी हैं। सो ये प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन ही करा रही हूँ मैं। और BFUHS कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं डालता, वो हमेशा घुमा फिरा के डालता है। सो आपके लिए आज मैं एक और डिस्काउंट ऑफ़र लेके आई हूँ। अगर आप मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स लेते हैं 99 रुपीज़ के, तो आपको सारे PDF विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे ओनली फॉर 149 रुपीज़। तो आप 249 रुपीज़ में दोनों चीज़ें ले सकते हैं, गोल्डन पॉइंटर्स भी और PDFs भी जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं। सो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए, बिकॉज़ उन PDFs में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और आप इन PDFs को रोज़ करिए, जितना कर सकते हो उतना करिए, जितने MCQs कर सकते हो उतने करिए। गोल्डन पॉइंटर्स को अगर आप रोज़ पढ़ेंगे उसमें आपको 200 प्लस गोल्डन पॉइंटर्स मिलेंगे। सो 249 में आप दोनों चीज़ें मेरे से ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा और भी हेल्प कर दूँगी विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता के। सो आप मेरे से ये बाय कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following sets of condition is an indication that a client with a history of left side heart failure is developing pulmonary edema? So देखो, एक पेशेंट का हिस्ट्री है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की, तो इसमें से कौन सी कंडीशन हमें बताएगी कि उसको अब पल्मनरी एडिमा कर हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस है डिस्टेंडेड जुगुलर वेन एंड वीजिंग, डिपेंडेंट एडिमा एंड एरेक्सिया, कोरस क्रैकल्स एंड टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड टेकीकार्डिया। सो देखो, अब पेशेंट को लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर है और उसे इस टाइम पल्मनरी एडिमा, मतलब जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो पल्मनरी के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो आप इन सारे साइन एंड सिम्टम्स में देख रहे होंगे, तो आपको एक मोस्ट ऐसा सा साइन एंड सिम्टम मिल रहा है जिसको आपको देखने पे ही लग रहा है कि ये पल्मनरी का, दैट इज़ क्रैकल साउंड। अगर इस पेशेंट में पल्मनरी एडिमा हो रहा है और इसके लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, तो इसमें देखने को मिलेगा हमें कोरस क्रैकल एंड टेकीकार्डिया। देखो, ये इसी चीज़ का एक्यूट हार्ट फेलियर के साइंस हैं, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम जनरली जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही देखने को मिलते हैं जिसका लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है। और देखो, स्वीयर टेकीकार्डिया जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, ठीक है। जैसे किसी को हाइपोक्सीमिया हुआ ना, जैसे किसी की सांसें चढ़ती हैं, तो उसमें टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जो सांस है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन चाहिए होती है उसे ज़्यादा, ठीक है। सो जो ये जुगुलर वेन डिस्टेंशन है और वीजिंग साउंड्स हैं, ये हमें हमेशा राइट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेंगी। तो इसको याद रखना, जब भी किसी का राइट साइड हार्ट फेलियर होगा उसमें हमें डिस्टेंडेड जुगुलर वेन एंड वीजिंग साउंड देखने को मिलेगी। पर कोरस क्रैकल्स एंड टेकीकार्डिया किसमें देखने को मिलेगा हमें? पल्मनरी एडिमा वाले पेशेंट को। इसमें टेकीकार्डिया भी आपको ध्यान से देखना है। टेकीकार्डिया मतलब उस पेशेंट को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर सीधा किससे अटैच होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। नेक्स्ट पे चलते हैं। During the physical assessment of the 4th month old infant with Hirschsprung's disease, the nurse most likely note which of the following? Hirschsprung's disease बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखी गई है। क्या होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो बेसल गैंग्लियन सेल्स हैं उनमें क्या हो जाती है, उनकी ग्रोथ जो है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो डिस्ट्रक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें जो 4 मंथ ओल्ड इन्फेंट है उसमें कौन सी फिजिकल असेसमेंट हम करेंगे, जो हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसमें हम क्या चीज़ें नोट करेंगे? सो देखो, हमारे पास ऑप्शन है स्केफॉइड शेप द एब्डोमेन, वेट लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम हाइट एंड एज, यहाँ पे वेट आएगा, वेट, ठीक है। साइनोसिस ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, या फिर हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो देखो, हिर्शस्प्रंग्स डिसीज इज रिलेटेड टू द जो उसका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो देखो, अगर उसके वहाँ पे इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, डिस्टेंडेड हो गई उसकी लार्ज इंटेस्टाइन, तो जिस भी पेशेंट में ऐसा होता है तो उसके जो हो जाते हैं वहाँ पे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, और ठीक है, अब वो खाना पीना नहीं खाएगा, ठीक है, उसका प्रॉपरली जो वेस्ट है वो बाहर नहीं निकलेगा, तो उस पेशेंट का जो वेट है वो लेस देन एक्सपेक्टेड देखने को मिलता है। जिसको हिर्शस्प्रंग्स डिसीज़ होती है उसमें फेलियर टू थ्राइव भी होता है, याद रखना, फेलियर टू थ्राइव भी इसका एक होता है, जिससे क्या हो जाता है, पुअर वेट गेन होता है इन्फेंट में। तो इसका जो पुअर वेट गेन है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली अलर्ट द नर्स टू पॉसिबिलिटी दैट द प्री स्कूलर इज एक्सपीरियंस मॉडरेट डिहाइड्रेशन। तो एक प्री स्कूलर है
उसको मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुई है, तो इसमें से कौन सी चीज़ है नर्स को अलर्ट करेगी कि उसको डिहाइड्रेशन जो है वो प्रेजेंट है? डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन, डायफारोसिस, एब्सेंस ऑफ टीयर फॉर्मेशन, डिक्रीज यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो पूरा नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पे जो उसको ड्राइनेस होती है, फ्लूइड कंजप्शन प्रॉपर नहीं होती, उसका फ्लूइड लॉस भी नहीं होता। तो जब उसका मॉडरेट, और साथ में देखो लिखा क्या है, माइल्ड ना सीवियर, क्या लिखा है, मॉडरेट। तो मॉडरेट के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो टीयर फॉर्मेशन है उसकी एब्सेंस हो जाती है, और उसकी जो म्यूकस है ना माउथ का, वो भी पूरा ड्राई देखने को मिलेगा। डायफ्रेसिस तो हो गया, स्वेटिंग, स्वेटिंग तो हमें देखने को नहीं मिलेगी डिहाइड्रेशन में। डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन सीवियर में देखने को मिलती है। डिक्रीज ड्यूरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें माइल्ड में देखने को मिल जाती है। मॉडरेट 3 टाइम के होते हैं ये डिहाइड्रेशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो तीनों के सिम्टम्स एक बार आप ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। A nurse is assigned to a client with a venous thrombus. The nurse identifies the nursing diagnose of impaired physical mobility related to the pain. Which should the nurse do first? तो एक नर्स है, उसको साइन किया है venous thrombus वाला क्राइम, मतलब उसका वेन्स में थ्रोम्बस क्लॉट फॉर्मेशन है। तो नर्स ने डायग्नोज बनाया है impaired physical mobility related to pain। तो ऑब्वियसली उस पेशेंट को पेन होगी, इसीलिए उसकी जो फिजिकल मोबिलिटी है, चलना फिरना है उसका, जो वो इम्पेयर्ड हो रखा है। तो इसके लिए नर्स फर्स्ट क्या करेगी, एलिवेट द लेग्स करेगी। एलिवेट द लेग्स बाय यूजिंग अ पिलो अंडर द नी। इनकरेज एजुकेट फ्लूइड इनटेक, या फिर एडुकेट आएगा यहाँ पे, मसाज द लोअर लेग्स। तो देखो एलिवेट लेग्स, सब चीज़ें आप देख के बता सकते हो कि उसमें वो क्या करेगी। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ करेक्ट, दैट इज़ एलिवेट करेगी वो लेग से। अब क्या नहीं क्यों कर रही है, तीनों चीज़ें क्यों नहीं कर रही, देखो अगर वो पिल्लो यूज़ करेगी तो पिल्लो क्या होता है, सॉफ्ट, तो जॉइंट जो होगा ना उसका पिल्लो का, वो ऐसे फ्लेक्स करेगा, जॉइंट में फ्लेक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से उसको जॉइंट पेन भी होने लगेगा, और प्रॉपरली जो लेग है वो एलिवेट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है एलिवेट कैसे करनी है लेग, तो हमने इसी को सेफ साइड लेके चला। फ्लूइड इनटेक का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर उसको ये कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है तब हम फ्लूइड इनटेक का देखेंगे। मसाज करेंगे लोअर लेग तो क्या होगा कि उस पेशेंट का जो थ्रोम्बस है हिल्की एम्बोलाई बन जाएगा, और वो पल्मनरी एम्बोलस क्रिएट कर सकता है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे लेग, जिससे उसका प्रॉपरली जो है ब्लड सर्कुलेशन भी चले, और वहाँ पे स्टेसिस ना हो। स्टेसिस मतलब क्लॉट कब फॉर्म होता है, जब ब्लड स्टैस करता है, स्टेसिस मतलब एक ही जगह पे रुकता है, तो स्टेसिस ना होने के लिए हम एलिवेट कर देंगे लेग को। Next is admitted from a nursing home with an acute onset of shortness of breath. A diagnosis of pulmonary embolism is made. One most common cause of pulmonary embolism is, तो एक पेशेंट है एडमिट हुआ है, तो उसको एक्यूट ऑनसेट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का, ठीक है, उसकी ब्रेथ जो है प्रॉपरली उसको सांस नहीं आ रही, और उसका डायग्नोज अब क्या निकला है, पल्मनरी एम्बोलिज्म का। तो इस एम्बोलिज्म का क्या कॉज हो सकता है, इम्प्रूव द सेरेब्रल परफ्यूजन, डिक्रीज द वास्कुलर परमेबिलिटी, डिजॉल्व एम्बोलाई, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर सेरेब्रल हैमरेज। तो देखो जब हम किसी का एम्बोलाई डिजॉल्व करते हैं तो हम यूज़ क्या करते हैं, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स किस में यूज़ करते हैं, डीवीटी में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, या फिर हम सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट्स में यूज़ करते हैं। तो जब वो थ्रोम्बस टूटता है तो देयर इज़ अ चांसेस कि वो पल्मनरी एम्बोलाई बनेगा, क्योंकि जब वो थ्रोम्बस है तो वो एक जगह पे ही लगा होता है, बट जब हम उसको थ्रोम्बोलिटिक एजेंट से तोड़ते हैं तो वो एम्बोली बनने का चांस होता है। तो मे भी उसको ये कॉज रहा हो कि उसने डिजॉल्व एम्बोलाई हुआ हो, उसका एम्बोलाई जो है वो डिजॉल्व हुआ हो, जिसकी वजह से उसको पल्मनरी एम्बोलिज्म हो गया। इम्प्रूव सेरेब्रल परफ्यूजन से तो हो नहीं सका क्योंकि इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो गई। अगर उसकी वास्कुलर परमेबिलिटी डिक्रीज हुई है तो क्या होगा, वास्कुलर परमेबिलिटी का इससे लेना देना नहीं है। वास्कुलर परमेबिलिटी मतलब जो ब्लड है वो इजीली परमेबेबल है, तो इट मीन्स तो उसमें क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फर्दर सेरेब्रल हैमरेज, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई प्रिवेंशन नहीं है। उसने हमें क्या पूछा है, कॉज पूछा है, तो कॉज मतलब कोई पिछला कॉज होगा या फिर इस टाइम का कॉज होगा। तो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जब यूज़ होते हैं तो जो थ्रोम्बस होता है वो टूटता है और डिजॉल्व होता है। अगर वो प्रॉपरली डिजॉल्व नहीं हुआ तो वो एम्बोलाई की फॉर्म में रन कर मतलब मूव करता है विद द ब्लड, और वो पल्मनरी एम्बोलिज्म का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इज ऑब्टेनिंग अ ब्लड सैंपल ऑफ पीटीटी, एन नहीं आएगा, पीटीटी मतलब पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ऑर्डर्ड फॉर अ क्लाइंट हु इज टेकिंग हेपरिन, ले रहा है वो, और 5 बजे, इट्स अ 5 AM। व्हेन ड्रॉइंग द ब्लड द नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो फेवरेट क्वेश्चन है ये भी पीटीटी का,
BFUHS का, तो एक नर्स है ब्लड सैंपल ले रही है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम चेक करने के लिए, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया किसके लिए चेक करते हैं, जब वारफेरिन की इफेक्टिवनेस देखने को चेक करते हैं तो वो पेशेंट हैप्रिन की इफेक्टिवनेस देखने को चेक करते हैं। वारफेरिन की कौन सी करते हैं हम, PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसके लिए करते हैं हम, वारफेरिन की PT, ठीक है, वारफेरिन की करते हैं। और हैप्रिन में क्या करते हैं, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, PTT। सो हैप्रिन ले रहा है और 5 बजे जो है नर्स उसका ब्लड विड्रॉ कर रही है, तो उसमें वो क्या करेगी, अवेक द क्लाइंट, check the armband for client identification mark, label the sample vial in front of the client, verify the room number with the room assignment, ask the client to state his or her name। ऑब्वियसली पहली बात तो हमें क्लाइंट को जगाना पड़ेगा। सोए सोए अगर तुमने सैंपल ले लिया तो उसने हाथ हिला दिया तो क्या हो सकता है, उसको ऑलरेडी वो हेपरिन ले रहा है तो उसको ब्लड जो है ज़्यादा उसका बह सकता है। उसके बाद ऑब्वियसली हम चेक करेंगे उसका एयर आर्म बैंड, ताकि हमें पता चल जाए कि उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम है। उसके बाद ऑब्वियसली हम उसके सामने ही उसके सैंपल वाइल पे लेबल लगाएंगे, ताकि पेशेंट को एक ट्रस्ट बिल्ड फैक्टर बना रहे और उसको पता लगे कि उसका टेस्ट हो रहे हैं। वेरीफाई करना रूम नंबर इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट के पास ही जाके हम जो है सैंपल लेंगे। हाँ, उसके बाद हम 5th भी करेंगे, उसको बोलेंगे कि अपना नाम स्टेट करे, क्योंकि हमें खुद को भी एक बार क्रॉस चेक करना है। सो 1 2 3 5 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। रूम असाइनमेंट इज़ नथिंग रिलेटेड टू द सैम्पल। नेक्स्ट है, क्लाइंट हु फॉलो अ वेजिटेरियन डाइट वॉज रेफर्ड टू द डाइटिशियन फॉर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग फॉर एनीमिया, विच क्लाइंट आउटकम इंडिकेट्स दैट क्लाइंट डज नॉट अंडरस्टैंड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। तो आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा BFHS में देखे होंगे कि क्लाइंट को समझ नहीं आया, या फिर नर्स को क्लाइंट को समझाना है, पेरेंट्स को समझाना है, बच्चे को समझाना है, तो ये क्वेश्चंस पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो आप मेरे से ले सकते हैं 99 के गोल्डन पॉइंट्स। अगर आप अकेले PDFs लेंगे तो वो आपको 199 में मिलेंगे, बट अगर आप गोल्डन पॉइंट्स लेंगे उनके साथ PDF लेंगे तो PDF आपको 149 के मिलेंगे। सो ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेने के लिए और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन पॉइंट्स में मोर देन 200 आपको गोल्डन पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन BFUHS के मैंने 1 लाइनर में लिखे हैं, और PDFs में मोर देन 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, और उनके साथ आपको प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे और 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, जिसको करके आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है, कौन सी स्टेटमेंट उसकी बताएगी कि क्लाइंट को काउंसलिंग समझ नहीं आई कि उसे क्या लेना चाहिए एनीमिया के लिए। ऐड ड्राई फ्रूट्स टू सीरियल एंड बेक्ड गुड, cook tomato based food in iron pot, drink coffee and tea with milk, add a vitamin C टू ऑल मील्स। सो ऑब्वियसली अगर वो कॉफ़ी एंड टी लेगा, जिससे क्या होगा, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी। क्या करती है ये, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी इंक्रीज़ करती है। इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा कि अब भाई ये नहीं लेना, बट इसका रीज़न भी पता होना चाहिए ना। कॉफ़ी एंड टी क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो इंटेस्टाइन्स में है B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। अगर इंटेस्टाइनल मोबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो पेशेंट को क्या होगा, प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, फूड जल्दी जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, तो उसकी ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो नहीं पाएगी। तो ऑलरेडी पेशेंट एनीमिया में है, उससे उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो हम उसे कहेंगे कि कॉफ़ी एंड टी मील के साथ नहीं लेनी। Next question है, the nurse is assessing a client activity tolerance by having the client work on a treadmill for 5 minutes. Which of the following indicate an abnormal response? So treadmill से भी एक क्वेश्चन देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रही है कि एक नर्स असेस कर रही है क्लाइंट को, उसकी एक्टिविटी टॉलरेंस चेक कर रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं 5 मिनट के लिए तू ट्रेडमिल पे दौड़, तो उसकी कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स दिखाएगी हमें और इंडिकेट करेगी। तो उसका जो पल्स रेट है इंक्रीज हो जाएगा 20 बीट्स पर मिनट इमीडिएटली आफ्टर द एक्टिविटी। रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज बाय 5 ब्रेथ पर मिनट। डायस्टोलिक BP इंक्रीज बाय 7 mm of Hg। पल्स रेट विद इन 6 breaths per minute and of resting beats per minute and resting pulse after 3 minutes of rest। So देखो क्या होता है, जब ट्रेडमिल पे कोई वर्कआउट भी करते हो, आप लोगों में से कोई जाता होगा या फिर ट्रेडमिल टेस्ट आपने पढ़ा होगा, तो ट्रेडमिल के आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर जो पल्स रेट है वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज होता ही है ड्यू टू द मोर ऑक्सीजन कंजम्पशन। पर अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स उसकी जो बॉडी है वो कैपेबल नहीं है उस टेस्ट की, ठीक है, उसकी बॉडी जो है
टैकीकार्डिया में जा सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये जो है नॉर्मल फाइंडिंग है, बीपी भी इंक्रीज़ होता है और उसका जो रेस्टिंग पीरियड पे 3 मिनट्स की जो पल्स रेट है वो भी हमें देखने को मिलेगी। बट अगर उसका रेस्पिरेटरी डिक्रीज़ हो रहा है रेट, इट मीन्स जो बॉडी है वो कैपेबल नहीं है इस एक्टिविटी के लिए, देयर इज़ एनी एबनॉर्मेलिटी इन द बॉडी। सो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना और ये टेस्ट एक बार कर जाना क्योंकि इससे क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट हैज़ अ प्लेटलेट काउंट ऑफ 31,000, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू, तो पेशेंट का इतना कम प्लेटलेट काउंट है 31,000 का, तो नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? पैड शार्प सरफेस टू अवॉइड माइनर ट्रॉमा while walking, assess the spontaneous patache in the extremities, keep the room dark, check for blood in the urine। so देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी का 50,000 से कम है तो हमें ब्लीडिंग के लिए ऑलवेज असेस करना होता है, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। तो हम क्या करेंगे, पैड सरफेस लगाएंगे ताकि उसको छोटा सा अगर रैश भी पड़ गया ना, उससे भी उसको ब्लीडिंग के चांसेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए हम जो शार्प सरफेस है उनको पैड लगा देंगे ताकि उसको माइनर इंजरी भी ना हो। डार्क अगर रूम रखोगे तो पेशेंट कहीं भी गिर जाएगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा। ब्लड इन यूरिन हमें नहीं देखने को मिलेगा पेशेंट में, ठीक है, ये बाद का साइन है। अभी हमने अर्ली इंस्ट्रक्ट क्या करना है, और स्पॉन्टेनियस पेटाचे इन द एक्सट्रीमिटीज इज नॉट अ साइन ऑफ स्वीयर ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और कर लेते हैं। व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट फॉर अर्ली सेप्टिक शॉक, द नर्स ऑब्जर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक पेशेंट है उसका अर्ली हमने सेप्टिक शॉक के लिए उसको एसेस करना है, तो इसमें से क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? कूल एंड क्लैमी स्किन देखने को मिलेगी, वार्म एंड फ्लश स्किन, डिक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या फिर हैमरेज। सो ऑलवेज याद रखना, जब भी सेप्टिक शॉक की बारी आएगी और उसके साथ देखने को मिलेगा अर्ली, तो हमारा वहाँ पे ऑप्शन आएगा वार्म एंड फ्लश्ड स्किन। बट अगर आपको अर्ली की जगह लेट साइन एंड सिम्टम ऑफ सेप्टिक शॉक देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे लेट साइन होता है कूल एंड क्लैमी स्किन। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, सेप्टिक शॉक का भी एक क्वेश्चन आता है, अर्ली में वार्म एंड फ्लश्ड स्किन होती है और लेट में कूल एंड क्लैमी स्किन होती है। सो हमें वार्म एंड फ्लश्ड स्किन जो है वो देखने को मिलेगी पेशेंट की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। और इन वीडियोज़ को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे से PDF एंड गोल्डन पॉइंटर्स लेना चाहते हैं, अगर आप दोनों लोगे तो आपको मिलेंगे 249 में, और अगर आप सिंगल लोगे तो आपको गोल्डन पॉइंट्स ओनली 99 में मिल जाएंगे। और जो PDFs हैं, मोर देन 15 PDFs हैं जिसमें अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन है और अलग से क्वेश्चन पेपर्स है प्रीवियस ईयर के, वो आपको मिल जाएंगे 199 रुपीज़ में। सो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा के आप मेरे से ले सकते हैं। आप मेरे को टेलीग्राम पे सीधा मैसेज कर सकते हैं और मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो वैसे भी मैं पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक, सो आप मेरे को सीधा मैसेज करके ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, डू हार्ड वर्क एंड ऑल द बेस्ट।